I am Dr. Alpna Johari, Associate Professor in Botany, JTB Government Girls College, कोटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के 2 लेक्चर्स में आपने पढ़ा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है और किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स जो यूज़ किए जाते हैं उनके विषय में आपने अभी तक पढ़ा। सबसे पहले आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरे टूल्स जैसे होस्ट, क्लोनिंग वेक्टर्स, इनके विषय में आप अभी तक पढ़ चुके हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो मेन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके विषय में आज आप स्टडी करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है वेक्टर के साथ डिजायर्ड कैरेक्टर की जीन्स अटैच करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए बनाया जाता है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करके वहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन और बाद में सिलेक्शन किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कई स्टेप्स हैं, जैसे कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, सेकंड इंसर्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इन वेक्टर, थर्ड है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, फोर्थ है सिलेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स कैरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर के जीन्स हैं उनका आइसोलेशन किया जाता है ताकि उसे वेक्टर में इंसर्ट करें और होस्ट सेल में ट्रांसफर करके उसका मल्टीप्लिकेशन किया जा सके। तो डिजायर्ड कैरेक्टर की जो जीन है उनको आइसोलेट करने के लिए नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं या फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी यूज कर सकते हैं या सिंथेटिक डीएनए बनाते हैं। नेचुरल सोर्सेस जैसे कि प्लांट सेल या एनिमल सेल, तो सबसे पहले तो हमें उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना होता है। मान लीजिए बैक्टीरिया है तो उसके लिए लाइसोजाइम यूज करते हैं। एनिमल सेल्स के लिए SDS सोडियम डोडेसाइल सल्फेट यूज करते हैं। प्लांट सेल्स के लिए EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एस्टिक एसिड। जब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो लाइसेट जो लयन द्रव्य वो बाहर निकल के आ जाता है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग कर लेते हैं। अब इस लाइसेट में प्रोटीनेज एंजाइम्स डाले जाते हैं जिससे प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड टूट जाती हैं प्रोटीनेज एंजाइम के रिएक्शन से, और जो एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है उसको क्लोरोफॉर्म या फिनॉल से ट्रीटमेंट करते हैं जिससे प्रोटीन का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। पिपेट की हेल्प से सुपरनेटेंट को अलग कर लेते हैं और फिर राइबोन्यूक्लियेज यूज करते हैं जिससे आरएनए डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसे सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग कर लेते हैं और जो बचा हुआ सुपरनेटेंट है उसमें इथेनॉल डाल के वापस से सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाता है और इस डीएनए को हम आइसोलेट कर लेते हैं और वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। दूसरा एक मेथड है कि इसमें हम cDNA एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए सेल के साइटोप्लाज्म से सबसे पहले mRNA को आइसोलेट किया जाता है। mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से cDNA बनाया जाता है। तो mRNA में जैसा कि हम जानते हैं इसके 3 प्राइम एंड पर पॉली एडिनाइलेट यानी पॉली ए चेन होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। mRNA के 3 प्राइम एंड पे पॉली ए जैसे ही ओलिगो dt की रिएक्शन कराती है ये mRNA के 3 प्राइम एंड पर बन जाता है और इस तरीके से ये इनिशिएशन साइट की तरीके से काम करता है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से cDNA की सिंथेसिस होनी शुरू हो जाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीऑक्सीन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स की प्रेजेंस में mRNA cDNA हाइब्रिड बन जाता है
जो सेकेंड डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें सेकेंड स्टेप में ये हाइब्रिड है जो कि mRNA और cDNA हाइब्रिड है। इसके बाद इसको एल्कली से ट्रीटमेंट कराने के बाद mRNA और cDNA अलग अलग हो जाते हैं। तो mRNA अलग हो जाएगा, cDNA रह जाता है। ये cDNA पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बना लेता है। तो इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। इसके बाद SI न्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं, जो हेयर पिन लूप बन जाता है उसको काट देता है, क्योंकि यहाँ पर पॉली CGTA प्रेजेंट होते हैं। अगर यूकैरियोटिक सिस्टम है तो उसमें इंट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में इंट्रॉन्स नहीं होते। तो जब किसी यूकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन किसी प्रोकैरियोट में कराना होता है तो इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। इसके बाद होमोपॉलीमर टेलिंग के लिए हम cDNA के 3 प्राइम एंड पर ओलिगो DC टेल अटैच कर दी जाती है और ये काम करता है एंजाइम टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। अब ये जो cDNA होता है इसको वेक्टर के साथ अटैच कर देते हैं। नेक्स्ट है सिंथेटिक DNA। ये सिंथेटिक DNA जीन मशीन की हेल्प से बनाए जाते हैं। इसमें माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल होता है और अलग अलग बॉटल्स में रिएजेंट और सॉल्वेंट्स रखे जाते हैं और दूसरी कुछ बॉटल्स में न्यूक्लियोटाइड्स रखे जाते हैं। जो भी सीक्वेंस हमें चाहिए उसके आवश्यकता अनुसार हम मशीन में टाइप करते जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस एक के बाद एक जुड़ती जाती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये कॉलम है जिसमें कि सिलिका बीड्स हैं। जैसे जैसे हम जीन मशीन में टाइप करते जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड आकर के अटैच होते जाते हैं और साथ में एक उसके ब्लॉकिंग एजेंट भी होता है जो कि हर स्टेप पर रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह से न्यूक्लियोटाइड की हमें ज़रूरत के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस मिल जाती है। अब है इंसर्शन ऑफ डिजायरेबल जीन इन वेक्टर। वेक्टर जैसा कि हम देख रहे हैं ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर यहाँ पर PBR 322 दिखाया जा रहा है। PBR जो कि P फॉर प्लाज्मिड, B बॉलिवर एंड रॉड्रिच इन्होंने बनाया था। तो ये जो प्लाज्मिड है ई कोलाई का, ये हम वेक्टर की तरीके से यूज़ करते हैं। डिजायरेबल जीन को वेक्टर में डालना है तो उस समय हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? वेक्टर, डिजायर्ड जीन या फॉरेन जीन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स और फाइनल सीलिंग के लिए लाइगेज एंजाइम। जो भी सुटेबल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है उसकी रिएक्शन हम फॉरेन DNA पे कराते हैं ताकि इसके कोहेसिव एंड्स हमें मिल जाएं और सेम एंजाइम्स क्लोनिंग वेक्टर पर भी काम करता है। तो इस तरीके से दोनों में हमें कोहेसिव एंड्स मिल जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं वेक्टर DNA है और फॉरेन DNA है, दोनों पर ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर रहा है, जिससे के कारण इसमें स्टैगर्ड कट लग जाते हैं दोनों में और फाइनली एनीलिंग के द्वारा दोनों को जोड़ा जाता है। इसमें पहले DNA को गर्म किया जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, इससे ये आपस में जुड़ जाते हैं और फाइनल सीलिंग DNA लाइगेज एंजाइम से की जाती है। इस तरीके से हमें प्राप्त जो DNA मिलता है वो रिकॉम्बिनेंट DNA कहलाता है या काइमेरिक DNA कहलाता है। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू होस्ट सेल। ये जो प्रोसेस है ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है। जो प्लांट्स हैं उनमें अधिकतर एग्रोबैक्टीरियम का यूज होता है डाइकॉट प्लांट्स में, लेकिन अगर मोनोकॉट प्लांट्स हैं तो उसमें और दूसरे मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल गन मेथड, लिपोफैक्शन, केमिकल मेथड, पॉलन ग्रेन्स के थ्रू ट्रांसफर, अल्ट्रासोनिकेशन, यूवी लेजर बीम, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर वॉर्टेक्स एंड बाय द यूज ऑफ एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम लेंगे माइक्रो इंजेक्शन।
इस मेथड में प्रोटोप्लास्ट और यंग एम्ब्रियो या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जीन का ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी सॉलिड सरफेस पर इसको रख करके माइक्रोपिपेट की हेल्प से रिकॉम्बिनेंट डीएनए न्यूक्लियस के अंदर डाला जाता है। ये तो एनिमल्स के केस में यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइज्ड ओवम में माइक्रोपिपेट की हेल्प से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला जा रहा है या ट्रांस जीन्स को डाला जा रहा है। लेकिन प्लांट के अगर वुंड्स हैं तो वहाँ पर भी हम इंजेक्शन द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। ये मेथड मैक्रो इंजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में सेल्स या प्रोटोप्लास्ट के जो सस्पेंशन है और उसके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक पल्स दिए जाते हैं। लगभग 350 वोल्ट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको रखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है परमिएबल हो जाती हैं और अधिक परमिएबल हो जाती हैं और जो उनके जो मेम्ब्रेन में जो पोर साइज है वो बढ़ जाता है और इन पोर से होता हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर जाता है। तो कई सीरियल्स क्रॉप्स हैं जिनमें इसको यूज किया जा चुका है। नेक्स्ट मेथड है पार्टिकल गन मेथड। इस मेथड में गोल्ड या टंगस्टन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की एक लेयर लगाई जाती है, पतली लेयर लगाई जाती है और इसको कहते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल। इन माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स को पार्टिकल गन में लगा करके तेजी से टारगेट सेल्स में डाला जाता है। जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो सेल वॉल को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है लाइपोफैक्शन। लाइपोजाइम्स का यूज किया जाता है। ये लाइपोजाइम्स लिपिड की बनी हुई स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो जो डीएनए है उनको लाइपोसोम में एनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, यानी उसके ऊपर एक पूरी कोटिंग कवरिंग हो जाती है लाइपोसोम की डीएनए फॉरेन डीएनए के ऊपर। और जैसे ही इनको प्रोटोप्लास्ट के साथ में रखा जाता है तो एंडोसाइटोसिस द्वारा डीएनए सेल के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। जीन ट्रांसफर का डायरेक्ट मेथड है। इसमें सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ लेकर के डीएनए इंसर्ट कराते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, वो सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल बना देता है और इस कारण से जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट मेथड है ट्रांसफर ऑफ डीएनए थ्रू पोलन ग्रेन्स। ये भी इनडायरेक्ट मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन्स के न्यूक्लियस में डीएनए को ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर इन पोलन ग्रेन्स से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा के जाइगोट में डीएनए भेजा जाता है और इस तरीके से जीन ट्रांसफर हो जाता है। अल्ट्रासोनिकेशन, इस मेथड में प्लांट सेल में डीएनए एंटर कराने के लिए अल्ट्रासाउंड्स का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि प्लांट सेल का जो सस्पेंशन होता है उसको सोनिकेशन मीडियम में रखते हैं और माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डीएनए डालते हैं। जैसे ही माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का माइक्रो टिप सस्पेंशन में डाला जाता है, एक मशीन से निश्चित टाइम के लिए हाई इंटेंसिटी का जो सोनिकेशन होता है उसके कारण डीएनए प्रोटोप्लास्ट में एंटर हो जाता है। नेक्स्ट है यूवी लेजर बीम। सेल को माइक्रो बीम से पेनिट्रेट करते हैं और इस तरीके से डीएनए इंसर्ट किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर वर्टेक्स, इस मेथड में डीएनए को सिलिकॉन कार्बाइड जो फाइबर्स हैं और टिश्यूज के साथ मिला करके एपेंड्रॉफ ट्यूब्स होती हैं उनमें रख करके शेक किया जाता है। तो ये जो सिलिकॉन कार्बाइड के फाइबर्स हैं ये छोटी छोटी निडल्स का काम करते हैं और ये निडल्स सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को पोरस बना देती हैं, उनमें छेद कर देती हैं। तो इस तरीके से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद है डीएनए ट्रांसफर यूजिंग मैच्योर एम्ब्रियोज।
इस मेथड में जो ड्राई सीड्स होते हैं उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्रश करके उनके एम्ब्रियो को अलग कर लिया जाता है। जब इन एम्ब्रियो को डीएनए के सॉल्यूशन में डालते हैं तो एम्ब्रियो डीएनए को अपने अंदर ले लेते हैं। इसके बाद है सिलेक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स कैरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली जो सेल्स हैं उनको कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट सिलेक्शन में selection based on antibiotic resistance, selection based on nutritional defects, visual selection and fluorescence activated cell sorter. Indirect selection में selection based on immunochemicals, selection through colony hybridization, plaque hybridization, hybrid arrested translation, hybrid selection and unique gene protect. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेक्शन मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।